हेलो एवरीवन एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे कि आप में से जो भी 2026 में अटेम्प्ट देने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, तो उनकी अभी से अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको थोड़ा सा एडवांस में बताऊंगा कि भाई क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि ये ऐसा मंथली प्लान नहीं है, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक प्रिवेंशन प्लान है। यानी कि आप आने वाले टाइम में क्या गलतियाँ कर सकते हो, बस वो आपने अवॉइड करनी है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। और अगले 2-3 साल कह सकते हैं, लगभग आपके पास 2 से 3 साल हैं, कैसे आप मैनेज करो जिससे कि कंफर्टेबली आपकी प्रिपरेशन हो। ठीक है, मतलब एकदम स्मूथली चले और जब आपका एग्जाम एक्चुअली में आए तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इश्यूज ना हो। सीधे मुद्दे पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। जो 2025 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, थोड़ा बहुत उनको हेल्प मिल जाएगी, लेकिन प्योरली मैं 26 को दिमाग में लेके रखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले ये बात आती है कि जो 26 में अटेम्प्ट देने वाला है, तो जाहिर सी बात है आप में से कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, फर्स्ट ईयर में हो सकते हैं या फिर सेकंड ईयर में हो सकते हैं। तो यानी कि ज़्यादातर आप लोग कॉलेज वाले ही होंगे फॉर श्योर। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई कॉलेज वाले हैं, तो अगर आज के डेट में तो देखो बहुत सारे जो कह सकते हैं कि जो ओपन से कर रहे हैं तो उनके पास तो टाइम है, लेकिन जो रेगुलर भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 4 से 6 घंटे वो निकाल सकते हैं। और एक चीज़ मैं क्लियरली बोल देता हूँ, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ये वो 2 साल होते हैं जो आपके लिए एकदम प्रीशियस होते हैं, कीमती होते हैं, और यहाँ पर आप अच्छा खासा इनपुट दे सकते हो। क्योंकि एक्सपीरियंस से यार देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे साथ कनेक्टेड थे, जब वो फाइनल ईयर में आते हैं ना, तो फाइनल ईयर में क्या होता है, एक प्रेशर रहता है। आप गलती नहीं कर सकते भाई, अगर गलती से बैक चढ़ गई तो फिर वो अलग से परेशान करेगा। और दूसरी बात क्या है कि फाइनल ईयर में असाइनमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो पहला जो 2 साल है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये आपके पास गोल्डन ईयर्स हैं। तो लिख लो इसको कि भाई यहाँ पे आपने अच्छे से मेहनत करनी है। दूसरी बात, अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो 26 में अटेम्प्ट दे रहा है, अभी देखो 23 है, तो 23 का ईयर हो गया, आपके पास 24 है, 25 या 26 के स्टार्टिंग के 4-5 महीने टाइम होता है आपके पास। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, एकदम सोचते हैं मैं तो बस अब बिल्कुल फुल टाइम 8-10-12 घंटे खींच के पढ़ूंगा। मैं समझता हूँ कि यार इतना खींचना भी ठीक नहीं रहता है इस टाइम पे। कंसिस्टेंसी यहाँ पे मैटर करती है। यहाँ पे क्वांटिटी बिल्कुल मैटर नहीं करेगी कि भाई आप सोचो कि मैं 8-10 घंटे पढ़ूँ, नहीं, क्वालिटी यहाँ पे मैटर करेगी और कंसिस्टेंसी। तो मेरे हिसाब से 4 to 6 आवर्स, अगर एक 6 आवर्स का बहुत ही अच्छा टाइम रहता है, अगर जो 25 में दे रहा है उसके लिए भी 6 आवर्स विल बी अ गुड टाइम। ऑब्वियसली यहाँ पे जस्ट एक ये जो आवर्स हैं ये एक मेजर करने के लिए है, अदरवाइज आप अपने हिसाब से टारगेट बेस्ड पढ़ाई कर सकते हो। तो जो 26 में दे रहा है, अगर वो कंसिस्टेंटली 4 to 6 आवर्स भी देता है तो दैट विल वर्क। ठीक है, तो ये है सिंपल सी बात। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई अब हम करें क्या, स्टार्ट कैसे करें प्रिपरेशन, और कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़ें, कब कब पढ़ें। यहाँ पे मैं बहुत सिंपल सी चीज़ कहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा स्टार्ट करो पीवाईक्यू और सिलेबस से। तो यहाँ पे मैं इन चीज़ों को डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। लेकिन ये मान के चलो कि आप लोग के पास जो 26 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप लोग के पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप लोग अच्छे से 2-3 महीने आराम से सिलेबस और पीवाईक्यूज को दे सकते हो। और देखो, सिलेबस और पीवाईक्यूज की डीप में स्टडी करनी है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन एग्जाम को जो इंसान अच्छे से समझेगा उसका काम आसान होता है। मैं इसको 1000 बार मैंने ये स्टेटमेंट बोली है, और मैं आपको लिटरली बताऊं 90% ऑफ द पीपल डू नॉट डू दिस स्टेप, मतलब फॉलो ही नहीं करते हैं स्टेप को, और सीधे स्टेप 2 यानी कि बेसिक बुक्स एनसीईआरटीज, फिर इधर उधर यूट्यूब पे इधर उधर वीडियोस देखना, जिसने जो बोला फॉलो कर रहे हैं। आई ऑलवेज से कि जो इंसान आपको गाइड भी कर रहा है, तो वो भी अच्छे से इसलिए गाइड कर पा रहा है क्योंकि उसने एग्जाम को थोड़ा समझा है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप एग्जाम को क्रैक कर दोगे, मतलब कि इतने अच्छे समझ जाओगे कि यू विल प्रिडिक्ट। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। आई एम टॉकिंग अबाउट कि एग्जाम को समझ लोगे ना तो प्रिपरेशन आपकी अच्छी जाएगी। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई और आपने सही तरीके से सिलेबस को कवर किया है तो काम आसान हो जाएगा ना आपका। सिंपल सी बात है भाई, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सिलेबस और पीवाईक्यूज आर द बेस्ट सोर्सेज टू अंडरस्टैंड द एग्जाम। 2-3 महीने लो आराम से, सिलेबस है, सिलेबस की मैंने एनालिसिस वीडियोस भी डाल रखी हैं, उनको देख सकते हो। बहुत सारा दुनिया भर में कोचिंग का मटेरियल है, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो, है ना। माइक्रो तो यार अपने हिसाब से कोई भी बनाता है, तो देख सकते हो आप। उसके बाद पीवाईक्यूज की बात आती है, सबसे बेस्ट है पीवाईक्यू की बुक अरेंज करो। प्रीलिम्स की अलग आती है, मेंस की अलग आती है, किसी की भी ले सकते हो। उससे क्या है, पिछले 10-12 साल के क्वेश्चंस देख लो यार, किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पिक करता है, बनाता है। 1 वर्ड वाले कैसे आते हैं। ऑब्वियसली इस साल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, बट दैट डज नॉट मीन कि जो पीवाईक्यू से इरेलीवेंट है। नहीं भाई, पीवाईक्यू का रेलेवेंस हमेशा रहेगा। इस साल का जो पेपर था इट वॉज टफ, बट स्टिल पीवाईक्यू का रेलेवेंस है। तो ये आप लोगों को काम करना है, आराम आराम से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, ईयर बाय ईयर पीवाईक्यूज को एनालाइज करो। सिलेबस के बाद थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि यार अच्छा, अब मेरे को समझ में आ गया कि ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, हिस्ट्री से कैसे पूछता है। आई एम नॉट सेइंग अगेन कि हाँ सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, थोड़ा तो आएगा यार समझ में। एटलीस्ट आप एक बिगिनर हो, लेकिन जब आप ये चीज़ें कर लोगे अच्छे से तो आपकी वो वो कह सकते हैं एकदम
कंप्लीट बिगनर नहीं रहोगे। मतलब आपको खुद जब अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना, तो सामने वाले की जब आप वीडियोस देखोगे, समझोगे, तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ यार, ये क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है ना। मतलब थोड़ी मेहनत तो हमको खुद से करनी पड़ेगी ना। ये ऐसा एग्जाम है जिसमें आप ब्लाइंडली आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते, और कोई आपको हाथ पकड़ के भी एग्जाम क्लियर नहीं करा सकता, ये चीज़ क्लियर है। आपको एफर्ट देना पड़ेगा। अगर सामने वाले से आप गाइडेंस ले रहे हो तो आपको खुद एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखूंगा, ठीक है। टाइमर भी लगा रखा है मैंने। मेरा टारगेट रहता है थोड़ा सा हिसाब से रखो, ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो। हालांकि एक्सपीरियंस रहता है तो चीज़ें थोड़ा एक्सप्रेसिव, मैं मतलब एक्सप्रेसिव हूँ तो थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मान लेते हैं कि अभी जैसे आपका अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, आपने थोड़ा सा या 2 महीने भी काफ़ी है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि 1-2 महीने आपने एग्जाम को थोड़ा डिटेल में समझा और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और इन द मेन टाइम आप एग्जाम डेली बेसिस पे आधा घंटा दे सकते हो कि चलो डेली बेसिस पे थोड़ा सा PYQs को मैं गो थ्रू कर लूंगा, तो वो एक साइमल्टेनियसली चल सकता है। मान लेते कि अगर आप 4 to 6 आवर्स पढ़ते हो, जो कि यार पिटी इजिली आप निकाल सकते हो, आपको भी पता है कि हम बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं मोबाइल में, सोशल मीडिया में, नेसेसरी चीज़ों में, वो कट कर दोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ाई के लिए। अब ये चीज़ को ध्यान से सुनिए, 3 चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 चीज़ें, जैसे स्टैटिक, आपका डायनेमिक, एक होता है ऑप्शनल। स्टैटिक मतलब जैसे NCERT स्टैंडर्ड बुक जो फिक्स रहता है ना, जो चेंज नहीं होता है। डायनेमिक जो चेंज होता है, जैसे करंट अफेयर्स। और तीसरा होता है ऑप्शनल। बहुत सिंपल सी बात बोलूँगा, करंट अफेयर्स आपको अभी डीप में नहीं करना है। अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर छोड़ो, किसी कोई भी मंथली ईयर या सॉरी डेली या मंथली कंपाइलेशन वीडियो, नॉट डॉक्यूमेंट, मैं किसी कोचिंग डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वीडियो। अभी आपको डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आपको बस समझना है कि यार चीज़ें क्या क्या है पढ़ने लायक। मतलब थोड़ा सा आइडिया लेना है कि यार करंट में चल क्या रहा है, ताकि अभी से आइडिया लग जाएगा ना कि अच्छा ये चीज़ें करंट अफेयर में पढ़नी होती है। तो आगे एक तो ये कंसेप्ट भी आपके क्लियर होंगे जो आगे आने वाले टाइम में रिपीट होंगे, और फिर आगे आपको क्लैरिटी भी आ जाएगी मुझे पढ़ना क्या है न्यूज़पेपर में, मंथली मैगजीन में। तो अभी के लिए करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूँगा डेली कोई डॉक्यूमेंट, जैसे हमारे न्यूज़पेपर नोट्स आता है, या फिर किसी की आप डेली करंट अफेयर की वीडियो देख लो, दैट इज़ इट। उससे अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में 2026 में आपका अटेम्प्ट होगा, तो 2025 जनवरी से आप अच्छे से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो यानी कि 1-2 साल का आपके पास एडवांटेज है, नो नीड अभी करंट अफेयर्स की उतनी। ऑप्शनल की बात आती है, ऑप्शनल के लिए भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। मैं समझूंगा क्योंकि अभी जस्ट आपने स्टार्ट किया है, वाई नॉट जब आप थोड़े से बेसिक्स कवर कर लो, अपने NCERTs कवर कर लो, या जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं जब वो कवर हो जाएंगे आपके, तब आप ऑप्शनल पे फोकस कर सकते हो। अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है यार आपको। ऑप्शनल आप चाहे अभी चूज करो, या 24 में चूज करो, या 25 के जनवरी में करो, बहुत टाइम है आपके पास। ऑप्शनल में जल्दबाजी नहीं करनी है। 2 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शनल फाइनलाइज कैसे करना है, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप देख लीजिएगा। अब आता है मुद्दे की बात जिसमें कि सबको फोकस करना है, वो जनरल स्टडीज। सिंपल सी बात है, GS एक ऐसी चीज़ है ना यार, जो आपने अगर अभी कवर कर देना, आपका काम आसान हो जाएगा। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, एग्जाम से पहले जब प्रीलिम्स होता है, आजकल तो मई में होता है, तो मई से पहले यानी कि मार्च अप्रैल मई में जो 90% जो जनता है वो परेशान रहती है, क्योंकि उनका GS नहीं कवर होता है। कोई इकोनॉमिक्स में परेशान है, कोई पॉलिटी में परेशान है, कोई हिस्ट्री में परेशान है, किसी का एंशिएंट मेडिवल नहीं हो रखा, किसी का साइंस एंड टेक नहीं हो रखा, किसी का एनवायरनमेंट नहीं हो रखा, परेशान है। करंट अफेयर्स की उतनी चिंता नहीं है, क्योंकि भाई उसका परसेंटेज तो 20-25% ही क्वेश्चन आते हैं। हालांकि उसको तो प्रिपेयर करना है, लेकिन अभी आपको नीड नहीं है। तो अब आपका काम मेन ये रहेगा, दिमाग में तो ये रहेगा कि भाई ठीक है, एक बार मैं अपनी GS कोर सब्जेक्ट्स कर लूँ, उसके बाद ऑप्शनल को फाइनलाइज करूंगा। दैट मीन्स आप 2024 में ऑप्शनल पे सोच सकते हो। अभी कुछ नहीं सोचना ऑप्शनल के बारे में। अभी आपका फोकस रहेगा कि मैं GS कवर करता हूँ। GS कवर करने के 2 तरीके हैं। ये तो आप पहले बेसिक सारी NCERTs को कवर करो, और उसके बाद एडवांस में आओ। जो कि आप लोगों के पास टाइम है, तो आप लोगों के पास ये लग्जरी है कि आप लोग सारी NCERTs को पढ़ सकते हो। तो आप सारी NCERTs को पहले अच्छे से पढ़ लो। पहले आपने पॉलिटी की उठाई, फिर इकोनॉमिक्स की उठाई, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी। टाइम है ना आपके पास। शायद 2024 वाला ये नहीं कर सकता, उसके पास उतनी लग्जरी नहीं है भाई। 10-11 महीने बाद एग्जाम है, उसको क्विक करना है सारे काम, है ना। सिलेबस अगर 10-11 महीने में कंप्लीट करना है, तो उसको एकदम काफ़ी चीज़ों को स्किप करना पड़ेगा। आपके पास नहीं है इतना इशू, तो आप टाइम दे सकते हो प्रॉपर। आप दे सकते हो कि भाई 2 महीने चलो पॉलिटी के NCERTs को देता हूँ, 1 महीने इकोनॉमिक्स को देता हूँ, 2 महीने हिस्ट्री। वो टाइम अपने हिसाब से आप दे सकते हो। मैं कहता हूँ आप 1 साल लगभग 7-8 महीने दे सकते हो। अभी से अगर काउंट करते हैं सितंबर अक्टूबर, आप इसको ना नोट डाउन भी करते रहो पेपर में, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जो जो चीज़ें मैं बोलता हूँ ना, जो कीवर्ड्स हैं उनको नोट डाउन करो, ठीक है। और फिक्स नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली फिक्स नहीं है। हो सकता है किसी को 6 महीने लगे, हो सकता है किसी को 9 महीने लगे, किसी को 10 महीने भी लग सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एवरेज कि 7-8 महीने में अगर आप डेली बेस पे 4-6 घंटे पढ़ते हो, सारी NCERTs हो जाएंगी आपकी। NCERTs हो गई मतलब कि आपने 25-30% सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया। और दूसरी बात यह है कि आपका जो बेसिक्स है वो एकदम मजबूत हो गया, और उसके बाद आप सीधे एडवांस में जंप कर सकते हो।
पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन व्हाट आई फील इज कि ये भी आप फॉलो कर सकते हो, वो है सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। आपको देखो, अगेन लाइक आई सेड, ये पता होना चाहिए कि हमारी यूपीएससी में कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ कि कोर सब्जेक्ट्स 4 हैं: पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। सबसे पहले इनको कवर करो। या तो पहले एनसीईआरटीज कवर करी आपने, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स करी। बुक लिस्ट की वीडियो भी ऑलरेडी मैंने डाल रखी है, वो देख लेना। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो आप एक सब्जेक्ट को उठाओ कि पॉलिटी को उठाता हूँ मैं, 2-3 महीने बढ़िया से पॉलिटी पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद हिस्ट्री पे आऊँगा, फिर ज्योग्राफी पे आऊँगा, फिर इकोनॉमिक्स पे आऊँगा। आपकी चॉइस है। एक साल में आपके कोर सब्जेक्ट अगर कवर हो गए, लिटरली बता रहा हूँ, जिस इंसान के कोर सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर हो गए, जिसके कोर सब्जेक्ट्स में कमांड बन गई, उसका काम आसान हो गया। उसको ये लगा लो उसकी प्रिपरेशन आधी कंप्लीट हो गई। क्यों? जिसके चारों कोर सब्जेक्ट अच्छे हैं, क्लियर हैं, उसको न्यूज़पेपर पढ़ने में, मंथली मैगजीन पढ़ने में, करंट इश्यूज समझने में दिक्कत नहीं आएगी। करंट अफेयर का मामला यहाँ पे सॉल्व हो गया। ऑप्शनल में भी उसको अब दिक्कत नहीं आएगी। एक तो उसके बेसिक्स मजबूत हैं, और इसी के रिगार्डिंग वो ऑप्शनल अगर पिक करता है तो ऑप्शनल का भी काम हो गया। तो चारों कोर सब्जेक्ट अच्छे से कर लिए तो प्रीलिम्स का पेपर, मेंस का पेपर, वहाँ पे विल फील कॉन्फिडेंट, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस इन चारों कोर सब्जेक्ट से आते हैं। कोर सब्जेक्ट्स ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं। यानी कि 4 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े एंड प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में अच्छे से कवर हो रहे हैं। तो यानी कि ये लगा लो कि एक कम स्पैन ऑफ टाइम में, है ना, आपका काफ़ी सारा कवर हो रहा है। ये होगी सिंपल सी अप्रोच। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो अब ये मान लीजिए कि 1-1.5 साल में क्या हुआ, एग्जाम को आपने समझ लिया विद हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज, सिलेबस। उसके बाद आपने कोर सब्जेक्ट्स को पिक किया एक एक करके, 2-2, 3-3 महीने, या फिर सारों को इंटीग्रेटेड वे में आपने पढ़ाई करी। एक साल में आपका हो गया कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट। उसके बाद आप अब ऑप्शनल पिक कर सकते हो कि यार चलो अब ऑप्शनल को फाइनलाइज करते हैं, और उसके बाद ऑप्शनल को फाइनलाइज करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जनरली ऑप्शनल को अगर डेली बेस पे कोई 3 घंटे के करीब पड़ता है, तो 6 महीने एक एवरेज टाइम में मानता हूँ, 5-6 महीने आपका कवर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आप अगर 2025 में भी ऑप्शनल को फाइनलाइज करते हो, अगस्त सितंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है। कभी भी 6-7 महीने का गैप आप निकाल सकते हो अपने 2-3 साल की जर्नी में। दूसरी बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्रैक्टिस। मैं समझता हूँ कि एक बार आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, मान लीजिए आपने पॉलिटी अच्छे से कवर कर लिया, जब भी आप पढ़ाई करोगे तो मेक श्योर आपका प्रीलिम्स और मेंस इंडिकेटेड प्रिपरेशन करना। और जब आप पढ़ लोगे उसको, तो उसके बाद ठीक है, उसके बाद अपने प्रैक्टिस करना। पीवाईक्यूज उठाए, उनसे प्रैक्टिस करा, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। पिछले 10-15 साल के पीवाईक्यूज आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जब वो हो जाएंगे तब जाके मार्केट की टेस्ट सीरीज पे आना। और ऑब्वियसली थोड़ा सा आजकल, क्योंकि अभी जस्ट ट्रेंड चेंज हुआ है, तो अब थोड़े नए जो क्वेश्चन हैं वो आपको पीवाईक्यूज में नजर नहीं आएंगे। तो आई थिंक अभी आपको मार्केट से डिफरेंट जो टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, और बाकी जो माइनर चीज़ें हैं, देखो, पढ़ना, रिवाइज करना, यार ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। रिवीजन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, पीवाईक्यू को एनालिसिस कैसे करना है, ये जो माइनर चीज़ें हैं ना, माइक्रो, ये मैंने अच्छे से अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा, तो इसमें मैं डिटेल में जाऊँगा नहीं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया है। इसके बाद जब आपने ये फेस कंप्लीट हो जाएगा कोर सब्जेक्ट्स वाला, इसके बाद आप सेकंड कोर सब्जेक्ट, जिनको मैं बोलता हूँ सेकेंडरी कोर सब्जेक्ट्स, यानी कि जो कोर सब्जेक्ट के बाद जस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपका एनवायरनमेंट, ठीक है, उसके बाद आपका साइंस एंड टेक, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर। अब आपने इनको टाइम देना है। अब ये जो सेकेंडरी कोर सब्जेक्ट्स हैं, इनको कवर करना है। इनको भी आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम दे सकते हो, 1.5-2 महीने का, क्योंकि अगेन टाइम आपके पास है और दिन में आप कम टाइम पढ़ोगे। और पुराना जो आपने पढ़े हैं 4 कोर सब्जेक्ट्स, आप ये कर सकते हो कि चारों सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप थोड़ा रिविजन टाइम दे सकते हो कि चलो भाई, क्योंकि 8-9 महीने अच्छे से पढ़ा है, 1 साल भर पढ़ा है, 1-2 महीने का बढ़िया रिवीजन टाइम देता हूँ, एंड उसके बाद आपने अपने सेकेंडरी कोर्स सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कर दिया। दैट्स इट। उसके बाद ये लगा लो कि आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो गई है। उसके बाद जो मेंस के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे अगर GS1 में जो रिमेनिंग होता है, जैसे सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके बाद GS2 में आपका गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR, GS3 में आपका जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये छोटे टॉपिक्स होते हैं। अगर आपने कोर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिए तो आपको ये जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं GS के, बड़े आराम से कवर हो जाएंगे। तो रिमेनिंग टाइम आप इनको दे सकते हो, और यहाँ ये लगा लीजिए कि आपकी सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएंगी। ठीक है, और लास्ट में मुझे लगता है कि इस प्लान के अकॉर्डिंगली आप चलोगे तो आपका जो एग्ज़ाम से कम 2026 में अराउंड मई के हो सकता है एग्ज़ाम। अभी तो मई एंड में हो रहा है, तो वैसा हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि 3-4 महीने पहले आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसे का मैं बोलता हूँ, जब आपके कोर सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे ना, तब ऐसे की प्रिपरेशन आप करना, क्योंकि ऐसे का जो कंटेंट है वो हमारे GS से ही निकलता है, बहुत सारा GS और करंट अफेयर्स से। तो अगर GS आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तब आप वीकली बेसिस पे 2-2 ऐसे की प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर सकते हो। बेस्ट सोर्स पीवाईक्यूज। आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो आंसर राइटिंग मैं समझता हूँ कि
PYQs को साथ में रखो, थोड़े बहुत जो जैसे NCERTs आप पढ़ते हो, NCERT के जो बैक क्वेश्चन हैं उनको लगाने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो किस वे में मुझे आंसर करना है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। आंसर राइटिंग मैं समझता हूँ जब आपने कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उसके बाद आंसर राइटिंग क्या होता है, देखो आंसर राइटिंग के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग बहुत ज़रूरी होती है, ये थोड़े से आपको समझना पड़ेगा। और ये इसके चाहे वीडियोस हो गए या आप जैसे जो सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वहाँ पे स्ट्रक्चरिंग सीख सकते हो कि यार एक क्वेश्चन को लिखना कैसे है। और वीकली बेसिस पे मैं समझता हूँ आप 4-5 क्वेश्चन लगाइए वीकली बेसिस पे, एंड जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके सॉल्व आंसर्स आपको मिलने चाहिए। सॉल्व आंसर्स को लगाना, अपने आंसर से मैच करना और देखना क्या मैंने गलती करी है, ये होता है सबसे बढ़िया तरीका। पहले आंसर लगाइए, फिर अपने आंसर को मॉडल आंसर से सॉल्व करिए, मैच करिए, एंड देन जो गलती है उनको रेक्टिफाई करो, नेक्स्ट टाइम यू विल इम्प्रूव। तो ये तरीका है, ठीक है। लेकिन मैं अगेन कहूँगा जो कि 26 वाले हैं तो जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, पहले कोर सब्जेक्ट्स को कवर करिए, उसके बाद आप वीकली बेसिस पे कर सकते हो। रिवीजन भी डेली, वीकली, मंथली वाला हिसाब रखना है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में अच्छे से समझा रखा है। तो बाकी ये चीज़ें हैं, तो इस वे में आपने प्लान को फॉलो करना है। CSAT देखो, अब बाकी जो चीज़ें आती है ना, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। अगर कोई मान लीजिए जिसने बीटेक कर रखा है या जो साइंस बैकग्राउंड से है, तो उसको CSAT में थोड़ा सा कम एफर्ट लगेगा। आजकल तो इस हिसाब से CSAT का लेवल बढ़ रहा है, तो एफर्ट तो भाई सबको लग रहा है तगड़ा, लेकिन उसको थोड़ा कम लगेगा एज कम्पेयर टू द पर्सन जो एकदम आर्ट्स बैकग्राउंड से, जिसने मैथ्स कभी करी नहीं है। तो अब वो डिपेंडिंग ऑन यू, अगेन यहाँ पे डेली बेस की जरूरत नहीं है, सैटरडे संडे वीकेंड में आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन पहले साल मत करना। ये जो बाकी चीज़ें हैं ना, सेकेंड या थर्ड ईयर में आप कर सकते हो। अगर मैं आपको एक सिंपल प्लान बताऊँ, स्टार्टिंग अभी जैसे आपके पास अभी 2026 तक टाइम है, ठीक है। अगर मैं समअप करूँ चीज़ों को, तो पहली चीज़ ये है कि आपने अपना एग्जाम को समझा स्टार्टिंग में 2-3 महीने PYQs और सिलेबस से, 2 महीने दे सकते हो या 1 ही महीने दे दो, उसके बाद अपना स्टार्ट कर दो। कम से कम मान सकते हैं कि 10-11 महीने अपने 4 कोर सब्जेक्ट्स को कवर करने का टारगेट रखो। या तो पहले NCERTs करके एडवांस बुक पढ़ो, या फिर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, पहले NCERT पढ़ा एक सब्जेक्ट का, उसी की एडवांस पढ़ ली। मान लीजिए आपने ये पॉलिटी पढ़ रहे हो, पहले आपने पॉलिटी की NCERT पढ़ ली, फिर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी, और उसके बाद जो मेंस का जो कुछ पोर्शन है वो भी कवर कर दिया, एक सब्जेक्ट आपका हो गया डन। फिर दूसरे पे आओ, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। जब ये आपका ये फेज कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद ऑप्शनल पे सोचो, ऑप्शनल को फाइनलाइज करो, और अब आपने ऑप्शनल को और साथ में ये जो कोर्स सब्जेक्ट पढ़े इनका रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद रिवीजन के बाद आप ऑप्शनल थोड़ा कंटिन्यू करो और उसका सेकेंडरी सब्जेक्ट्स पे आइए, ठीक है। और उसके बाद फिर आप ऐसे ऐसे करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा फैक्टर्स यही होता है कि रिसोर्सेज, मटेरियल, ये आपको थोड़े से पिक करने पड़ेंगे अच्छे से, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। हालांकि मेरे जो अभी मैंने 24 का बैच खोला था, उसमें भी बहुत सारे 26 वाले एस्पिरेंट्स ने ज्वाइन कर रखा है। तो देखो वो मेन ये होता है कि कंटेंट आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, कोचिंग का फॉलो कर सकते हो, या कोई अच्छी बुक्स आपको जिसमें रिलायबल है, जिसमें ट्रस्ट है, उनको फॉलो कर सकते हो। और वरना अगर जो 26 के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है और हार्ड वर्किंग है, वो तो हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन पे मैं नंबर डाल दूंगा, तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो और वहाँ पे टीम को मैसेज करना, टीम जो भी आपसे बातचीत करके आपकी जो भी डाउट्स हैं वो सॉल्व कर देगी फ़ोन पे, ठीक है। और बाकी तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, खुद भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, टाइम आपके पास है, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, है ना, समझना पड़ेगा चीज़ों को, थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा और अपने आप से एक प्लान और मॉड्यूल को रेडी करना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें थी। मैंने देखो मंथली वाला प्लान इसलिए नहीं बताया ना यार, क्योंकि आई जस्ट वांट कि यही प्लान आपने, अगर मैं मान लीजिए 3 महीने बाद वीडियो बनाऊंगा 26 के लिए, तो यही चीज़ें मैं बोलूँगा, है ना। तो ऑब्वियसली मैं बनाता रहूँगा हर 3-3, 4-4 महीने में, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत या इशू ना आए। तो इसी तरीके से थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कहना चाहता था। आई थिंक आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्लियर हुई होंगी। बाकी अगर कोई और डाउट होगा तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड आई होप मैंने कोई चीज़ मिस नहीं करी होगी। जस्ट एक मैं ब्रॉड मैक्रो प्लान बताना चाहता था, मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहता था, वरना तो वीडियो यार 1 घंटे का बन जाता, उसको मतलब नहीं बनता। आपको जस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि यार मेरे को अभी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, मेरे को करना क्या। एटलीस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग का जो 1.5 साल का सॉलिड प्लान बताया, उसके बाद वो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे आगे प्रोसीड करोगे। तो स्टार्टिंग का 1.5 साल भी आपने अच्छे से फॉलो कर दिया, तो उसके बाद तो जब मैं वीडियोज़ लाऊंगा तो चीज़ें वहाँ पे भी क्लियर होंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप मज़ा आया होगा आपको। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप में से 26 में जो अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो अभी आप करंटली क्या करते हो, मतलब कॉलेज में कौन से ईयर में हो, कहाँ से हो, थोड़ा आई वुड लाइक टू नो अबाउट यू। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।